और वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नाउ। अब स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वी विल लुक इनटू इंडेस का पहले हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, और इंडेस के एडजस्टमेंट हो जाने के बाद वी विल देन गो टू दैट पर्टिकुलर। मैंने आपको जो बताया था REIT का, वो एक पर्टिकुलर एरिया था, कैटेगरी था, उस पर वी आर गोइंग टू डील आवर डिस्कशन, और उसको करके वी आर गोइंग टू क्लोज दिस पर्टिकुलर एंटायर सिचुएशन, और पूरे के पूरा ये एरिया क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स जो करेंगे वो होगा इंडेस का। सो दीज आर द ओनली टू कैटेगरीज जो है बची हुई। तो आइए इंडेस का पहले देखेंगे, और फिर बाद में वो REIT का कॉन्टेक्स्ट में विल डिस्कस दैट। बहुत ही इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ा एक एडजस्टमेंट होगा स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आपको बता दूं, ये जो इंडेस के एडजस्टमेंट है ये आप लोग ऊपर ऐसे ही लिख लेंगे। दिस इज अंडर सेक्शन 115 JB सबसेक्शन 2A। GB 2A ये एडजस्टमेंट है क्या आपको, चलो मैं बताना चालू को। सो ऑल ऑफ यू विल जस्ट पे अटेंशन, ये समझना है। एग्जामिनेशन बेस पे क्वेश्चन भी बनी हुई है, वी आर गोइंग टू गो थ्रू देम इन आवर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। देखो लास्ट में ये जो मैथ के जो प्रैक्टिकल एरियाज होंगे, प्रैक्टिकल एरियाज वो हम लोग अगले पार्ट में इसको क्लोज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एंटायर इंडेक्स एडजस्टमेंट एंड द अदर पर्टिकुलर एस्पेक्ट। क्या है ये स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। यहाँ पे what they have said is this that कि पहले तो आपको पता है कि ये इंडेक्स अब आ चुका है, और इसी की वजह से इसका इम्पैक्ट भी आपको पता है कि फेयर वैल्यू का क्या किया गया है। आपने यू हैव ट्रांसफॉर्म इनटू अ फेयर वैल्यू बेसिस ऑफ एन अकाउंटिंग। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है अब वो हुई है किस पे, ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग। अब उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट्स, वो हमें देखना है। तो उसकी रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू लुक अपॉन टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। पहले जैसे मैंने कहा ना, ये पूरा फेयर वैल्यू का गेम है। सो द इम्पैक्ट पहले आप वो समझेंगे, वो सोचेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू प्रोसीड ऑन दिस वन। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ है कि फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग आपको पता ही है कि अब कुछ एक थ्रेशोल्ड वाली जो कंपनी है उसको इंडेक्स लग जाता है। अब वो पैरामीटर्स उस पर चर्चा मैं अकाउंटिंग वाला पॉइंट यहाँ पे डालूंगा नहीं, लेकिन आपको बस आइडिया होगा कि हाँ भाई, हर कंपनी अगर एक थ्रेशोल्ड पार कर जाती है तो फिर उसके लिए इंडेक्स के अनुसार उसको क्या है, मैंडेटरी हो जाता है टू प्रिपेयर द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें एक बहुत एक गहराई है कि क्यों अल्टीमेटली किया भी जाता, तो ये भी आप लोग सोचें, और फिर उसको मैं मैट के साथ एक बार कंपेयर करना चाहूंगा। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो फेयर वैल्यू, ये क्या कंसेप्ट को लाया गया कि आज की तारीख में देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो इंडेक्स में पूरा फेयर वैल्यू में तब्दीली हो जाती है। एक सिंपल टर्म्स में समझे तो आज की वैल्यू मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पे जो अब तक बनती आ रही है, वो अब आज की वैल्यू जिसको फेयर वैल्यू कहते हैं, वो आज के वैल्यू पे क्या हो जाएगी, तब्दीली ले लेगी। अब ऐसा क्यों भी होगा, उसका पहले इसका लॉजिक क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। क्या हुआ था कि अब तो ये यूरोप में और US में तो प्रचलन था, अब इंडिया में भी उसको आपने कर लिया है। रीजन क्या होता है, देखिए, अगर मैं तो एक शेयर होल्डर हूँ और मैंने एक शेयर एक्वायर किया है, एंड आई हैव एक्वायर्ड द शेयर से एट द वेरी आउटसेट, तो मैं जिंदगी भर का कोई शेयर होल्डर बनने वाला नहीं हूँ उसका, isn't it? कि मैं कोई जिंदगी भर ही उसके लिक्विडेशन तक तो मैं ही शेयर होल्डर रहूंगा, ऐसी तो बात नहीं होती है। तो इस वजह से होता है ना कि जब मैं थोड़े समय के लिए अगर मैं शेयर होल्डर बनता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि भाई आज का जो भी इसका गेन हुआ है आज के ऑपरेशंस के आधार पे, तो फिर मैं उस गेन का हिस्सेदारी मेरी बननी नहीं चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और इसी वजह से ये फेयर वैल्यू का कंसेप्ट भी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये जो गेन होगा जब तक रियलाइज नहीं होगा
ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा हिस्टोरिकल कंसेप्ट में क्या करते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं। हिस्टोरिकल कंसेप्ट के आधार पे पूरी की पूरी वैल्यूएशन क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। और जब ये एसेट्स को फाइनली आप क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, तब जाके उसको आप प्रॉफिट का हिस्सा बनाते हो। और जब वो प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा तो वो टाइम पे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको उसको क्या है, उसकी बेनिफिट दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड। बट व्हाट अबाउट दोस्त शेयर होल्डर, जिस समय पे जो कोई शेयर होल्डर थे और उस समय पे इसका गेन बन रहा था, वो बेचारे तो अल्टीमेटली उसका कोई बेनिफिट ले ही नहीं पाए। क्योंकि तभी तो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट का हवाला देके बोला कि नहीं नहीं, जब तक ये लिक्विडेट नहीं हो जाता, सो बेच नहीं दिया जाता और उससे प्रॉफिट नहीं बन जाते, तब तक प्राइमरी जो शेयर होल्डर्स है उनको इसका बेनिफिशियरी नहीं माना जाएगा। तो फिर उस केस में तो भाई उनसे तो जाती होगी ना वो सारे शेयर होल्डर जो कि उस समय के शेयर होल्डर थे जब ये प्राइमरी इसकी गेन हो रही थी। अलग बात है कि रियलाइज नहीं की हुई है, लेकिन भाई नोशनली तो ये क्या है, फेयर वैल्यू के आधार पे इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा था। एसेट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के, जो भी इन्होंने किया होगा या फिर इनके अपने कोई एसेट्स होंगे, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट चल रहा था, इस वजह से जो वैल्यूएशन बढ़ती जा रही थी इनके इन्वेस्टमेंट्स के, एसेट्स के, उसकी हिस्सेदारी उन शेयर होल्डर्स को उस पर्टिकुलर गेन पे नहीं मिल पा रहा था। बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट का यही नियम है कि जब भी हम लिक्विडेट करेंगे तब जाके ही वो गेन जो रियलाइज होगा प्राइमरी, क्योंकि प्रूडेंस अप्लाई होता है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट में, तो हम प्रूडेंस को अहमियत देते हुए हम उसको आगे आप उसकी वैल्यूएशन नहीं करवाते। और यही वजह होता है कि ये जो फेयर वैल्यू का जो कंसेप्ट है उसमें हमने क्या किया है कि कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो भी इसका नोशनल गेन बना है, वो नोशनल गेन की हिस्सेदारी हमने उस कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो भी शेयर होल्डर बने हैं, उस कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो भी शेयर होल्डर बने हैं उनको उसकी भागीदारी का हिस्सा बनाया, उनको उसकी भागीदारी का हिस्सा बनाया। So they are now the participants of the surplus or the profits which have been due around that particular point of time. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इनको इनका बेनिफिट मिल रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। और यही वजह है स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर यूरोप में और पर्टिकुलर यूएस में यही कंसेप्ट चला आता है कि नहीं, जो भी शेयर होल्डर होंगे उसको उस समय पे जो कंपनी के वैल्यूएशन जो इंक्रीज हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट्स, तो जो इंक्रीज भले वो नोशनल है, क्यों नोशनल है, क्योंकि हमने अभी इसको बेचा नहीं है, भले ही वो नोशनल है तब भी वो इंक्रीज वैल्यू का उनको हम बेनिफिट एक्सटेंड कर देंगे। दैट इज द कंसेप्ट विच इज बिन डिटरमाइंड अप टिल नाउ। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ है इस केस में। गवर्नमेंट तो ये कहेगी ना भाई जनाब, अगर आप इनको प्रॉफिट दे रहे हो, इनको उस प्रॉफिट में डिविडेंड की हिस्सेदारी दोगे, जो नोशनल प्रॉफिट है इन डेज के आधार पे, जो नोशनल प्रॉफिट बन रही है उस प्रॉफिट में डिविडेंड का टुकड़ा निकाल के शेयर होल्डर को दोगे, अगर ये कंसेप्ट बना रहे हो आप, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई जनाब ध्यान रखना, हम मैट लेने के लिए आ जाएंगे, टूट पड़ेंगे मैट लेने के लिए उस पर, क्योंकि हमारा हक पहले आना चाहिए बिफोर द शेयर होल्डर। यही नारा मैंने लगवाया था आपके लिए, हमारा हक पहले आएगा बिफोर द शेयर होल्डर। तो अच्छी बात है, दीजिए। अल्टीमेटली इंडेस तो आपको अप्लीकेबल हो चुका है, तो आप दीजिए प्राइमरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में उन शेयर होल्डर वालों को ऑन द नोशनल इनकम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, कीजिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आपकी प्रॉफिट तो नोशनली बढ़ने वाली है ही है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट माना जाएगा और उस हिसाब से आप उस पर डिविडेंड डिक्लेयर कर लोगे। तो हम भी तो कतार में वेट कर रहे हैं, तो हमारा आप ख्याल रखना और अकॉर्डिंगली मैट प्राइमरी, हम मैट के लिए जो बुक प्रॉफिट होगी, हम बुक प्रॉफिट अल्टीमेटली उसमें आपका जो बुक प्रॉफिट बनेगा वो बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई पहले हमारी हिस्सेदारी देखेंगे आप लोग, सो बिफोर यू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट, डिस्ट्रीब्यूट दी डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। अब इसमें ना कंपनी ने बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन किया था, ये जितने भी इंडेस वाली जो कंपनी है इन्होंने काफ़ी बड़ी रिप्रेजेंटेशन की है। रिप्रेजेंटेशन इनकी तरफ से थी क्या, ये भी सोचने वाली बात होती है स्टूडेंट्स। पहली बात तो वो बोलते हैं कि ये तो मैट है ना, जो मैट आपने इंट्रोड्यूस कर रखा है, ये तो वैसे कमर तोड़ वाला गेम है,
मतलब कि हम जितना टैक्स इंसेंटिव लें अंडर द नॉर्मल प्रोविजन, ये मैट आके पूरा का पूरा गेम बिगाड़ देता है। यही तो मैट काम कर रहा है प्राइमरी। वॉट एवर वी आर इन फैक्ट ट्राइंग टू गेट द बेनिफिट इन द नॉर्मल प्रोविजन, द सेम इज गेटिंग, बोलते एक तरीके से रिकनसाइल हो रहा है ये मैट की वजह से। तो उस वजह से प्राइमरी क्या है, ये मैट हमारे लिए काफी हानिकारक सिद्ध होते जा रहा है। ये जो मैट का कंसेप्ट है, दिस इज डेट्रीमेंटल टू अस। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने क्या किया है, अब आप इंडेस भी हमारा कोई ख्वाहिश नहीं थी। इंडेस अब मैंडेटरी हो चुका है, अब हम इतने लेवल की कंपनी हो चुके हैं कि हमें इंडेस पालना पड़ रहा है। अब इंडेस पालने की वजह से अब आप खुद देखिए, हमें फेयर वैल्यू पे जाना पड़ रहा है, नोशनल प्रॉफिट बन रही है, जिस पे डिविडेंड डिक्लेरेशन जब होता है तो अकॉर्डिंगली आप बोलते हो कि ये नोशनल प्रॉफिट में पहले मैट कैलकुलेट करवाओ। अब आप सोचो, वैसे ही कंपनी मैट को अल्टीमेटली पसंद नहीं करती, ऊपर से अब जब से इंडेस आया है और फेयर वैल्यू का क्या है कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस पूरे प्रोसेस में आपने बताइए क्या किया है। उस पूरे प्रोसेस में आप ये बोल रहे हो कि उस पे आपको क्या है, मैट लग जाएगा। ऑन द एंटायर प्रोसेस यू विल देन बी सब्जेक्ट टू मैट, और ये हमारे लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि आपने मैट प्राइमरी लगाया है एक नोशनल प्रॉफिट में। अब आप कंपेयर करें हमारा केस विद द कंपनी जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में बैठी हुई है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली जो कंपनी है उसकी बुक प्रॉफिट बहुत कम है। हमारा ये नोशनल प्रॉफिट को कंसिडर करके जो फेयर वैल्यू के आधार पे जो नोशनल प्रॉफिट बन रहा है, उस पर आपका बुक प्रॉफिट इतना ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से मैट लायबिलिटी स्वाभाविक ही बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि नोटिस करना फ्रेंड, ये बात भी नोटिस करने वाली बात है कि जब टोटल इनकम जब हम लेते हैं तो वहां पर तो फेयर वैल्यू का तो गेम ही नहीं चलेगा। वहां पे आप फेयर वैल्यू लेते नहीं हो, क्योंकि वहां पे मान लो डेप्रिसिएशन जब भी दी भी जाती है टोटल इनकम पे, तो वो तो डब्ल्यूडीवी के आधार पे होती है। वहां पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है टोटल इनकम का कि आप टोटल इनकम पे क्या करोगे, ये इस तरीके से वैल्यूएशन को ऊपर चढ़ा के आप अपनी टोटल इनकम को बढ़ाते हो। टोटल इनकम में ऐसे नोशनल इनकम की कोई जगह होती भी नहीं है, इजंट इट। और इसी वजह से टोटल इनकम तो हम हमारा तो अगर ऐसा ही अगर मैट को लगवाना है, तब तो हमारा टोटल इनकम रद्द हो जाएगा। हमें कभी टोटल इनकम पे टैक्स पे करने आएगा नहीं, हम तो सिर्फ मैट ही पे करते रहेंगे। क्यों? क्यों नोशनल इनकम ही अल्टीमेटली हमारा इतना ज्यादा रहेगा कंटेम्प्रेरी टाइम के मुताबिक कि हमें आप बुक प्रॉफिट बड़ा कर दो, और बड़े बुक प्रॉफिट पे प्राइमरी क्या करना होगा, ऑन दैट हायर बुक प्रॉफिट वी विल कीप ऑन पेइंग व्हाट द मैट पे करते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट स्टूडेंट, ये अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया है। अमेंडमेंट क्या था, उनको बात सही भी लगी कि ये तो बहुत जाती हो जाएगी कंपनी के साथ कि, और जब हम कंपेयर करते हैं वो कंपनी को जो कि इंडेस नहीं करती है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के मुताबिक ही क्या है अपनी बुक्स बनाती है, तब तो ये बढ़ी जाती है। तो फिर उस पर्टिकुलर केस में बताइए इन लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट इज दैट दे आर गोइंग टू डू। तो इन्होंने एक काम कर दिया, कुछ अमेंडमेंट्स डाल दिए, जिसके तहत जो ये इन्होंने कहा कि देखिए इंडेस का इंपैक्ट तो पड़ेगा, आपके बुक प्रॉफिट में इंडेस का इंपैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जो एक बड़ा इंपैक्ट है, वो बड़ा इंपैक्ट हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे बुक प्रॉफिट से। तो अभी आप लोग जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट, प्राइमरी पहली बात तो ये एडजस्टमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ इंडेस वाली कंपनी के लिए। दूसरा है, क्या मैंने बोला, इंडेस का इंपैक्ट तो है, लेकिन जो बड़ा इंपैक्ट है स्टूडेंट्स, वो बुक प्रॉफिट से बाहर रहने वाला है, ताकि इनको मच नीडेड रिलीफ मिल जाए। और ऐसा ना हो, ऐसा कभी ना हो कि इनका ऐसा हश्र हो जाए कि लायबिलिटी हमेशा मैट में ही बनी रहे, नहीं तो टोटल इनकम का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। नहीं, अगर ऐसा अगर होता गया तो इन्होंने बोला कि ठीक है, वो जो बड़ा इंपैक्ट नोशनल इनकम का जो कि अदरवाइज बुक प्रॉफिट के अंदर बन के आपको उस नोशनल इनकम पे फिर एक मैट लायबिलिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये मैट लायबिलिटी हमेशा ही आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो। तो ऐसा ना करके प्राइमरी वी विल ट्राई टू रिकंसाइल दिस बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट दे के इन्होंने वो रिलीफ भी दिलवा दी है, ताकि वो एक बड़ा नोशनल इनकम बुक प्रॉफिट से बाहर हो जाए। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 10(1) पे नजर घुमाना, आइटम्स इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर, इसको हाईलाइट करना स्टूडेंट्स, अंडर द हेड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट? अंडर द हेड आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट, ये वो पॉइंट है जहां पे विच यू शुड जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, जहां पे आपको शायद पता होगा। मैं ज्यादा इसमें डीप में जाने वाला नहीं, मेरी भी कोई इतना बहुत इन डेप्थ मेरी नॉलेज नहीं है। ऊपर ऊपर से मैक्रो लेवल का मैंने थोड़ा इंडेक्स का मुझे आइडिया है, लेकिन आप मुझे इतने छोटे छोटे इंडेक्स का, इंडेक्स 101 में वो है भाई, उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, मेरी भी अपनी लिमिटेशन है कि कितना पढ़ सकूँ। ठीक है, तो बस बता रहा हूँ थोड़ा ऊपर। ये जो मैंने जैसे फेयर वैल्यू की थोड़ी बहुत लॉजिक बताई कि डिविडेंड के लिए ये आता है, तो मुझे बस ये थोड़ा बहुत पता है। तो आपको शायद पता होगा स्टूडेंट्स ये चीज़ में, जिन्होंने इंडेक्स किया होगा अकाउंट्स में, कि दो ओसीआई बनती है, पता है ना आपको वहाँ पे। एक तो बनता है आपका स्टूडेंट्स इन ओसीआई, वहाँ पे जो बनाते हैं वहाँ पे अंडर द आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा विच इज रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप बोलोगे सर एक बार बता सकते हो कि इसके अंदर दोनों में क्या था? अब मैं अपने हिसाब से जो मेरी समझ है वो बता रहा हूँ कि जो नहीं रिक्लासिफाई किया गया इन द ओसीआई स्टेटमेंट विच इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, वो आपके जनरली वो सारे बैलेंस शीट आइटम्स हैं, एसेट्स को लेके, आपके इक्विटीज को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो वो सारे एसेट के जो जो बैलेंस शीट वाले आइटम्स है ना, उसकी बात प्राइमरी क्या है वो करते हैं कि वो रिक्लासिफाई ओसीआई नेचुरली ये आपके पीएल में नहीं की जाती है, और बाकी जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वैल्यूएशन है उसकी क्लासिफिकेशन ये क्या है वो करवा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो ओसीआई की जो बाकी की जो क्लासिफिकेशन है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय डिफॉल्ट हो जाती है, तो वो तो वैसे ही नेट प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ है, वो तो वैसे ही नेट प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ है। नेट प्रॉफिट के अंदर क्या नहीं बैठा है वो ये है। तो एक यहां पे नोटिस करना है, यहां पे एक मैं आपको नोट पर लिखवा देता हूं। ओसीआई in the statement of profit and loss account which are reclassified to profit and loss is already part of the net profit under section 115 JB subsection 2 on which no adjustment is required further. On which no adjustment is required further. ठीक है, चलिए सुनो। अब
पर्टिकुलर पॉइंट आपके सामने है हियर। तो ये पहले कुछ चीजें जो कि आप लोग दिमाग में बना के चलना है, ये पहले से ही ये बैठी हुई नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी सब सेक्शन 2, तो इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट अब फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। अब नोटिस करो यहाँ पे नोट पे क्या लिखा हुआ है, हियर इन नो एड और लेस ऑफ द आइटम शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, कोई ऐड या लेस नहीं किया जाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखेंगे आप लोग? पॉइंट नंबर ए रीवैल्यूएशन फॉर द एसेट्स, और पॉइंट नंबर बी किसके लिए है? गेन और लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये देख लो आप लोग, ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है आपके लिए। नोट पे नो एड और लेस ऑफ द आइटम शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट नंबर ए रीवैल्यूएशन फॉर एसेट्स, ठीक है, या फिर पॉइंट नंबर बी गेन और लॉसेस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट द फेयर वैल्यू थ्रू OCI अनलेस द एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इज रिटायर्ड। तो आप नोटिस करें पहले, एक मिनट स्टूडेंट्स, नोट के पहले क्या करना है आपको? ये ऐड और लेस करना है। नोट के पहले क्या करना है आपने? ऐड और लेस। ये ऐड और लेस क्या है? यू हैव टू ऐड वॉट एवर जो ये OCI के अंदर विच इज नॉट रिक्लासिफाइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके जो भी क्रेडिट है वो आप ऐड करेंगे और जो भी डेबिट है वो आप माइनस कर देंगे इस OCI के। लेकिन इन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट्स? व्हाट दे हैव सेड इज दिस दैट कि आप उस ऐड और आप उस लेस के अंदर क्या शामिल नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया ना, एक बड़ा चंक उस फेयर वैल्यू का, उस नोशनल वैल्यू का, वो आपके बुक प्रॉफिट का नहीं रहेगा, और वो बड़ा चंक इसी नोट में है। और ये नोट क्या कहता है? नो एड और लेस ऑफ द आइटम्स शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपने फेयर वैल्यू की है एसेट की, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, या फिर क्या, गेन और लॉसेस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट द फेयर वैल्यू, मतलब कि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगी विच इज डेजिग्नेटेड एट द फेयर वैल्यू थ्रू OCI। कब तक इसको रिकॉग्निशन नहीं करना है आपने बुक प्रॉफिट में? कब तक नहीं करोगे? जब तक कि आपने उसको एक्चुअली ट्रांसफर नहीं किया है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया ना, पैरिटी हो गई दोनों के बीच में। पैरिटी का मतलब है यही चीज तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले भी तो करेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले भी उसी समय पे क्या होगा? दे विल ऑल्सो वंस द एसेट्स आर लिक्विडेटेड दैट द प्रॉफिट वुड गेट कैप्चर्ड इन देयर बुक प्रॉफिट। सेम यही पर्टिकुलर पॉइंट इनके लिए भी होगा कि जब वो एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट किसका? इक्विटी का, तो वो प्राइमरी अगर जब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वो जो प्रॉफिट है वो आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगी। एंड दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट। डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन स्टूडेंट देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें कुछ बाकी केस में, हाँ, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है तो क्या उसको फेयर वैल्यू के मुताबिक ही, क्या उसको बुक प्रॉफिट में उसकी नोशनल इनकम को कैप्चर किया जाएगा? अगर तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहां पर है? प्रेफरेंस में या फिर डेट में, तो नोशनल इनकम के मुताबिक ही क्या वो मेरी प्रॉफिट कैप्चर होती जाएगी इन कॉम्प्यूटिंग द बुक प्रॉफिट? एंड द आंसर इज यस। एंड द आंसर इज यस स्टूडेंट्स। तो वहां पर नोशनल इनकम आपकी कैप्चर होती जाएगी। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे कि चलो, लेकिन तब भी समथिंग इज, बहुत बड़ा एरिया आपका हट गया है। प्राइम आप नोटिस करो कितना बड़ा एरिया है ये भी चीज। वैल्यूएशन तो यही, वैल्यूएशन तो अधिकतर एसेट्स तो यही होते हैं इनके। अच्छा, एसेट्स में स्टूडेंट जो है ना, वो आपको बताया गया कि वो कौन से एसेट्स होंगे। ये आपके इंडेस 16, इंडेस 38 और इंडेस 101, मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, लगभग जो मेजर कैटेगरी ऑफ द आपके बैलेंस शीट के जो एसेट्स हैं वो कैप्चर कर दिए गए। इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के जो इन्वेस्टमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, तो उनको भी आप जब तक उसको लिक्विडेट नहीं करेंगे, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स, तब तक जो प्रॉफिट है वो आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट। आइए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 जो है ना, डीमर्जर, इसको लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट डीमर्जर का जो है ये 115 JB 2B के आधार पर है। 2B, जैसे ऊपर वाला जो था OCI
द आइटम्स विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो JB2A के कॉन्टेक्स्ट में था। तो ये वाला जो नीचे है डीमर्जर वो है 115 JB2B के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। मैं आपको बस ये बता देता हूँ, ये वैसे तो आसान है ये चीज़, बस इतना ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये आपको पता है ना कि डीमर्जर हमारे टैक्स लॉ में, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में भी अगर रहे, नॉर्मल प्रोविजन में, तो आपको ये चीज़ पता है कि डीमर्जर इज व्हाट इज अ टैक्स न्यूट्रल। आपको पता है कि अमाउंट जो डीमर्ज्ड कंपनी जो एसेट ट्रांसफर करती है टू द रिजल्टिंग कंपनी, तो उस केस में 47 आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, वो प्राइमरी वो जो भी वैल्यूएशन उस समय पे होगा डीमर्जर के समय पे भी, और जो भी नोशनल इनकम बनता होगा फेयर वैल्यू के आधार पे भी, तो भी 47 में आपको पता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इफ दोस कंडीशन ऑफ सेक्शन 47 इज सेटिस्फाइड। मानते हो ना, ये मैं नॉर्मल प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि डीमर्जर अपने आप में एक टैक्स न्यूट्रल डीमर्जर माना जाता है, यही वजह है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 115 JB कि डीमर्जर के दौरान जो कोई ऐसा नोशनल प्रॉफिट अगर है, अगर नोशनल इनकम अगर आपकी बनी है, तो वो नोशनल इनकम आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा। वो नोशनल इनकम बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा। हमारा थीम क्या है? थीम यही है दैट डीमर्जर इज ऑलवेज टैक्स न्यूट्रल। डीमर्जर इज ऑलवेज टैक्स न्यूट्रल, और यही वजह है कि नोशनल इनकम neither will form part of your total income for the normal tax calculation, or notional income will also not form part of the book profit for the purpose of computation of the MAT। तो ये चीज है स्टूडेंट्स, बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जो पॉइंट है खतरनाक वो है, आइए स्टूडेंट्स ये पॉइंट नंबर 3 पे अब आप फोकस करेंगे। दिस पॉइंट नंबर 3 बहुत डेंजरस पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे डेंजरस पॉइंट मतलब, डेंजरस पॉइंट अब तो देखा है तो सभी डेंजरस ही अब तो यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से क्या है मालूम है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या है कि हर कंपनी जो पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट में चलती थी, हर कंपनी जो पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट में चलती थी और कन्वर्जेंस होने की वजह से अब वो कहां पर आ गई है, इन इंड एएस। वो सबके लिए आप सोचिए कि वो साल ट्रांजिशन वाला, जबकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट से कन्वर्ज हो रहे हैं इनटू एन इंड एएस कंप्लायंस कंपनी। हिस्टोरिकल कॉस्ट से स्टूडेंट्स ये कन्वर्ज हो रहा है इनटू एन इंड एएस। आप खुद समझ सकते हो कि कितनी बड़ी एक उनको क्या है वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सारे वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होगा। अब अगर एक झटके पे अगर इतना बड़ा बदलाव होगा और इतने बड़े बदलाव से एक बड़ा नोशनल इनकम पैदा होगा तो सडनली उसी एक ही साल में उस नोशनल इनकम को रिकॉग्नाइज करना, ये तो जाती होगी। तो इसी वजह से ये एडजस्टमेंट के मुताबिक क्या किया जाता है कि 1/5 स्टूडेंट्स 1/5 लिया जाता है ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट। किस अमाउंट की बात हो रही है? जो अमाउंट आपका बना है फ्रॉम कन्वर्जिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्रॉम कन्वर्जेंस हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से टू द फेयर वैल्यू कंसेप्ट। अब इसमें स्टूडेंट्स पर्टिकुलर पॉइंट जो आएगा, इसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो कन्वर्जेंस से जो इतनी बड़ी जो वैल्यू का जो एक बड़ा ये बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन अमाउंट। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है एज अ ट्रांजिशन अमाउंट, और इस ट्रांजिशन अमाउंट का ही हम लेंगे क्या, 1/5। सो वी आर सपोज टू टेक 1/5 ऑफ व्हाट, ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट। तो आपका ट्रांजिशन अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स, ये हमें देखना है इस पूरे प्रोसेस में। सो द ईयर ऑफ कन्वर्जेंस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रीवियस ईयर में करेंगे आप 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट। और लॉजिकल है ना भाई, एक ही इतना बड़ा जो बदलाव हुआ है और इतने बड़े बाद में तो चलो ठीक है, एक बार आप फेयर वैल्यू में आ गए, अब आपको करना क्या, एवरी ईयर बाय ईयर आपको बस एक इंक्रीमेंटल छोटा बहुत जो इंक्रीमेंटल गेन और लॉस होगा वही रिकॉग्नाइज करनी है नोशनल तरीके से फेयर वैल्यू में। लेकिन ये वाला का क्या, इस साल का क्या, इस साल तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो इसी वजह से व्हाट दे हैव सेड इज दैट कि ये जो चेंज हुआ है इसको प्राइमरी हमें ट्रांजिशन अमाउंट के नाम पे इसको फ्रीज करनी है, और उसका हमें क्या करना होगा, 1/5 स्टूडेंट्स 1/5 क्या होगा, दिस इज द 1/5 दैट वुड बी देन वुड बी अलाउड एज व्हाट, एज द रिकॉग्निशन। तो 1/5 की रिकॉग्निशन की जाएगी, मतलब कि फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सो हाउ द मूव हैज टू बी मेड, चलिए देखते हैं उसका।
यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे ऐड में क्या लिखा हुआ 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट, लेस में क्या लिखा, जो ऐड और लेस में क्या है 1/5 ट्रांजिशन अमाउंट। ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर इक्विटी एक्सक्लूडिंग क्या, अदर इक्विटी में जो देखो क्या है एग्रीगेट अमाउंट जो आपने एडजस्ट किया है कहां पे, इन दी अदर इक्विटी एक्सक्लूडिंग कोई भी कैपिटल रिजर्व में या सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व में जो कोई भी ऐसा चेंजेस हो, क्योंकि देखो अदर इक्विटी क्या होता है, इट इज द सिंपल वर्ड मैं बता रहा हूँ लेमन जो मैंने समझा है, इट इज लाइक अ रिजर्व्स, ठीक है। तो अदर इक्विटी मीन्स रिजर्व्स। अब ये रिजर्व में आपको कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को बाहर कर देना है। अब लोग सर ये दोनों को बाहर क्यों करना है ये दोनों को बाहर करने का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये स्टूडेंट्स, इन पे आप डिविडेंड नहीं दे सकते, तो वही आप कंसिडर करेंगे प्राइमरी इन दी अदर इक्विटी के एडजस्टमेंट पे, जो कि जनरली किसके लिए होगा, वेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, एंड वेयर एज इन द केस ऑफ अ कैपिटल रिजर्व एंड द शेयर प्रीमियम रिजर्व यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट अ डिविडेंड, देयरफॉर अदर इक्विटी जिस पे ट्रांजिशन अमाउंट को आपको कैप्चर करना है, उस अदर इक्विटी में कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप शामिल ना करें, कंसिडर ना करें while determining what would be the transition amount in the year of convergence. While determining what would be the transition amount in the year of the convergence. चलिए, अब आप बोलोगे सर लेकिन ये तो इतना बड़ा अमाउंट हो गया, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन जैसे मैंने कहा ना स्टूडेंट, इन्होंने एक बहुत बड़ी रिलीफ दे रखी है। अब इसमें ट्रांजिशन अमाउंट में भी स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन अमाउंट में भी वो पर्टिकुलर नोशनल इनकम या नोशनल लॉस को बुक प्रॉफिट का हिस्सा या ट्रांजिशन अमाउंट का हिस्सा में नहीं रखा जाएगा, जो कि किसको एट्रीब्यूटेबल है, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू दीज आइटम्स। देख रहे हो, ये एसेट्स को लेके जो आपने जो कन्वर्जेंस के समय पे जो वैल्यूएशन बना है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट को लेके, या फिर स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टमेंट को लेके ये कन्वर्जेंस के टाइम पे जो वैल्यूएशन बना है, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट, वो ट्रांजिशन अमाउंट का हिस्सा स्टूडेंट्स नहीं माना जाएगा। एंड इफ यू कैन सी हियर इन, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है, तो 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट, और फिर ये ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या है अगर आप देखोगे तो द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर इक्विटी एक्सक्लूडिंग capital reserves and the security premium reserves on the convergence date, excluding the adjustment made on this date. Adjustment made on this date किसको लेके स्टूडेंट्स, मतलब कि ये सारे ट्रांजिशन अमाउंट का हिस्सा नहीं रखा जाएगा, और वो है आपका OCI रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द एसेट। देख रहे हो आप लोग, रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द एसेट, किस एसेट की बात हो रही है, वही इंड AS 16 और 38। और अगर आप इसको देखोगे पॉइंट नंबर 4 में, तो क्या मिलेगा, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, ये इंड AS 101 है शायद, इंड AS 101। ऊपर देख लो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देख रहे हो आप लोग, गेन और लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू। या फिर आप फिर देखो पॉइंट नंबर 5, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू। और फाइनली पॉइंट नंबर 6 में अगर आप देखोगे, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशंस। तो ये चलो फॉरेन ऑपरेशंस जो है उसका जो क्यूमुलेटिव जो भी होगा ट्रांसलेशन डिफरेंस, उसको भी आपने कंसिडर करना नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, प्राइमरी ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया था कि सबसे बड़ा एक फैक्टर बनता है आपका क्या, बैलेंस शीट का, तो उसके वजह से जो बदलाव फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू दी फेयर वैल्यू जो हुआ है, वो भी आपके ट्रांजिशन अमाउंट का हिस्सा नहीं होगा। तो एटलीस्ट वो एक बहुत मच नीडेड रिलीफ एसएससी को मिल गई है। और अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, उसी ट्रांजिशन अमाउंट का 1/5 का इम्पैक्ट वो या तो ऐड करेंगे, अगर ये ट्रांजिशन अमाउंट का अमाउंट है नेट क्रेडिट, अगर निकला क्रेडिट साइड भारी निकला तो फिर वो क्या होगा, ऐड किया जाएगा, या डेबिट साइड भारी होगा तो ये क्या होगा, माइनस। और ट्रांजिशन अमाउंट में पॉइंट नंबर 4, नहीं पॉइंट नंबर 4 तो अलग है, फॉरेन ऑपरेशंस, ये तो ट्रांजिशन अमाउंट तो ये हो गया, खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 4, फॉरेन ऑपरेशंस
where the foreign operations is disposed or otherwise transferred, the book profit shall be increased or decreased suitably. मतलब कि आपका ब्रांच होगा, ब्रांच को आपने बेच दिया है, ठीक है ना, तो उस समय पे क्या होगा, आपका फॉरेन ऑपरेशंस डिस्पोज और अदरवाइज ट्रांसफर्ड, द बुक प्रॉफिट शैल बी इंक्रीज और डिक्रीज सुटेबली. तो उससे जो भी आपकी प्रॉफिट बनेगी तो वो प्रॉफिट प्राइमरी वो भी आपका बुक प्रॉफिट का हिस्सा वो नहीं रखेंगे. तो ये जो 4 पॉइंट को लेके क्या स्टूडेंट्स, इसे आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये फॉरेन ऑपरेशन जो है, मतलब कि अगर ये प्रॉफिट रहेगा, इफ प्रॉफिट ऐसा लिखो, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, देन द book profit shall be increased, full stop. If loss on disposal, तो एक ये एडिशनल पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशंस. तो स्टूडेंट्स लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट, ये अभी हमने किसको कंप्लीट कर रखा है, ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट वी हैव कंसिडर्ड सो फार. नाउ लेट्स ट्राई टू प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स ओवर हियर. तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स कंप्लीट ये पूरी तरह से अब हो चुकी है. 115 JB सब सेक्शन 2A का ये पॉइंट नंबर मैंने आपको ये बता दिया था. OCI के अंदर स्टूडेंट्स अभी बता रहा हूँ, विच इज नॉट रिक्लासिफाइड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप लोग को ध्यान रखना है कि उसमें तो पहले आप ऐड और लेस करेंगे. ये बोला गया है कि आप पूरे इसको ऐड कर ले, लेस करें, लेकिन इस ऐड और लेस में सिग्निफिकेंट पोर्शन विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, उसको लेके जो कि फेयर वैल्यू की वजह से जो नोशनल गेन या लॉस होगी वो आप इस पर्टिकुलर बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं रखेंगे. दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट. इसके अलावा फिर हमने देखा था वो आपका डीमर्जर के बारे में. तो डीमर्जर में भी ये चीज मैंने बताई थी कि क्योंकि एक टैक्स न्यूट्रल डीमर्जर है, तो डीमर्जर के समय पे जो नोशनल जो गेन बनी है या लॉस बना होगा ऑन द अकाउंट ऑफ द फेयर वैल्यू कंसेप्ट, तो वो भी आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा. ट्रांजिशन अमाउंट की केस तब होगी जबकि कन्वर्जेंस आप करते हो फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट टू दी फेयर वैल्यू कंसेप्ट. तो उस पूरे प्रोसेस में जो एक बड़ा जो आपका एक अमाउंट बनेगा, वो बड़े अमाउंट पे प्राइमरी आपको क्या चीज कंसिडर नहीं करना है, वो ही चीज जो कि ऊपर का जो पॉइंट था उसको ही आपको उस ट्रांजिशन अमाउंट से भी बाहर रख के चलना है, ताकि वो एक रिलीफ है आपको कि उतना नोशनल इनकम आपका नहीं माना जाएगा. और ट्रांजिशन अमाउंट जो आपका बना है, मतलब कि दैट इज द एडजस्टमेंट इन दी अदर इक्विटी विच विल ऑल्सो एक्सक्लूड कैपिटल रिजर्व एंड दी शेयर प्रीमियम अकाउंट. तो वो जो नेट ट्रांजिशन अमाउंट है उस पे आपको 1/5 क्या करना होगा, उसका इफेक्ट देते रहना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ ट्रांजिशन और प्लस नेक्स्ट 4 years. फाइनली फॉरेन ऑपरेशंस का डिस्पोज अप करोगे तो जो भी प्रॉफिट और लॉस बनेगा तो उसको उस हिसाब से क्या करते रहना, आप लोग उसको बुक प्रॉफिट में ऐड या लेस करते रहना, ऐसा केस में भी. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स द इंड डेज पर्टिकुलर एडजस्टमेंट. तो ये पूरा हमने ये किया, इसको मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बट वी शैल ऑल डू. अगले पार्ट में हम लोग इसको करेंगे. अभी तो मैंने ये पूरा आपको समझा दिया कि किस तरीके से इसका ये पूरा का पूरा खेल रचा हुआ है. अब आइए स्टूडेंट्स वो सबसे खतरनाक एक एडजस्टमेंट पे जो कि स्टूडेंट जरूरत भी नहीं करते उसको छेड़ने के लिए, लेकिन प्राइमरी वी विल डेफिनेटली लुक इनटू, क्योंकि स्टूडेंट्स मैथ पे ना ICI के थोड़े इनोवेशंस बहुत चलते हैं, मैंने देखा है. खासकर तो अभी तक तो इंडेक्स तक वो पहुंच गई है, अच्छा खासा कोई क्वेश्चन उन्होंने बना के रखा हुआ है. तो कभी कभी दे आर क्वाइट इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर अप्रोच टू द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एंड दैट टू विद दिस टॉपिक ऑफ मैथ. तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलना होगा
इसको सारे एडजस्टमेंट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट जरा एक बार ये पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए आप लोग यहाँ पे। इसके पहले मैं आपको इसका जरा बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स। आई विल जस्ट वांटेड टू शो यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस वन। तो थोड़ा सा हम लोग स्टूडेंट्स एक सरोगेट टैक्स में जो REIT का जो कंसेप्ट हमने किया था, REIT पता है वो REIT के कंसेप्ट में, तो बस वो REIT के कंसेप्ट को एक बार मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर दूं। स्टूडेंट्स REIT में एक स्पॉन्सर होता है, तो इसका नाम दे दिया जाए से DLF लिमिटेड। और यही स्पॉन्सर क्या करता है, वो रिट की पहल करता है REIT की। अच्छा, जैसे कि और पहले तो इसकी अपनी कोई एक स्टेक किसी कंपनी में रहती है जिसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV, जिसका नाम देते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो ये मान के चलो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है से DLF हाउसिंग लिमिटेड, तो इसकी इसमें स्टेक लगा हुआ है। अब ये बनाएगा, DLF लिमिटेड को बहुत बड़ा पैसा चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये बैंक से तो ले नहीं सकता, तो पब्लिक का पैसा को ही वो इस्तेमाल करना चाहेगा। और इसी वजह से एक रिट क्या है आप बना रहे हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है ना, तो इसमें जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो होगी वो चालू करते हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहला स्टेप होगा कि ये एक्सचेंज करेगा, exchange the shares of the REIT, exchange the shares of the SPV to receive the shares, the unit of the REIT. Exchange the shares of the SPV to receive the unit of the REIT. तो हमने दिया क्या, शेयर्स दिया है SPV का, जिसके बदले हमें क्या मिला, हमें मिला है द यूनिट ऑफ द REIT। अच्छा बताओ स्टूडेंट्स, क्या इसको क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्या टैक्सेबल ट्रांसफर है, नहीं है, ये सेक्शन 47 के अंदर कवर है, और इसी वजह से इट इज अ नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर। और इसको ये चीज आपको पता है, नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर, ये कंसेप्ट इसके अंदर बना हुआ है 47 के तहत। आप खुद देख सकते हो कि कोई भी इसका टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं है। ठीक, अच्छा अब थोड़ा कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसका। अगर सब्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स, अगर क्या है, इसके यूनिट्स को अगर हम बेचेंगे, बेचा जाएगा, अभी तो नहीं टैक्स लगा, DLF लिमिटेड जो कि स्पॉन्सर है उसको तभी तो टैक्स लगेगा नहीं जब वो एक्सचेंज करेगा शेयर्स ऑफ द SPV टू रिसीव व्हाट द यूनिट ऑफ द REIT। तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के टाइम पे स्टूडेंट्स, तब आप मुझे बताएं क्या अब उसको कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा, एंड द आंसर इज यस। अब जब ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर स्टूडेंट्स करेगा, देन ही विल बी लायबल फॉर द कैपिटल गेन्स टैक्स। CG की टैक्स लग जाएगी, ये भी आप मानते हो। अच्छा, अब CG की टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद करो, बताया गया था ये भी आप लोगों को। तो लिखो यहाँ पे, ऑन सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ द यूनिट्स of the REIT by DLF Limited. Capital gain shall be computed. और स्टूडेंट्स ध्यान रखना ये चीज, अगर तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट निकल गया, तो इसकी कंप्यूटेशन कहां पे करोगे आप, वेयर द कंप्यूटेशन विल बी डन इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट,
बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, इसकी फिर कंपटीशन चलेगी अंडर सेक्शन 112A। इसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कंपटीशन चलेगी अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 112A। याद करो 112A में तीन सिचुएशन में कंपटीशन 112A में किया जाता है। पहला तो है इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एसटीटी इज पेड। वहां पर इक्विटी शेयर्स के लिए बोथ सेल एज वेल एज परचेस में दोनों में ही एसटीटी देखा जाता है। दूसरा कंपोनेंट है आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को अगर आप ट्रांसफर करोगे इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो उस पे भी क्या है, उस पे भी आपको 112A में ही कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसमें आपको पता होगा कि सिर्फ वहां पे परचेज उसमें सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी देखी जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देखोगे किसमें, इन द यूनिट्स ऑफ द आरईआईटी। इन द यूनिट्स ऑफ द आरईआईटी स्टूडेंट्स, उस पे भी आपको प्राइमरी क्या देखना है कि अगर वो ट्रांसफर किया गया है इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द एसटीटी हैज बीन पेड, तो उस पे भी आपको वही पर्टिकुलर पॉइंट रखना है कि कैपिटल गेन्स कंप्यूट किया जाएगा। द कैपिटल गेन्स विल बी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 112A। लेकिन लॉन्ग टर्म रहने के लिए यूनिट ऑफ आरईआईटी की पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी देखी जाएगी? यूनिट ऑफ आरईआईटी की पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी देखी जाएगी? कितनी देखी जाएगी पीरियड ऑफ होल्डिंग? तो आपको तो पता है कि कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए 3 पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। 24 महीने के अंदर ये आ नहीं सकता है क्योंकि 24 महीने वाला केस है अनलिस्टेड शेयर्स के लिए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट्स ऑफ आरईआईटी। तो 12 महीने में हम आपका मन जाएगा कि चलो 12 महीने में चले। 12 महीने में अनफॉर्चुनेटली 12 मंथ्स में यूनिट्स को क्या है, जो भी यूनिट्स है, सिक्योरिटी बीइंग अ यूनिट अगर होगा तो उसको 12 महीने के थ्रेशोल्ड से बाहर कर दिया गया है। तो अगर तो सिक्योरिटी है इन द फॉर्म ऑफ एन यूनिट, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं, ये ही बस इंपॉर्टेंट है कि क्या ये यूनिट है या नहीं। एंड इफ इट इज अ यूनिट देन इन दैट केस इट विल बी आउट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ 12 मंथ्स। तो इसके लिए फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बनेगी? बच एक ही जाता, 36 मंथ्स। तो 36 मंथ्स के ऊपर अगर इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है तब जाके ही ये बनेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एक और पॉइंट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि क्या जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ किसका? पीरियड ऑफ होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स इन द एसपीवी, क्या उसको क्लब किया जाएगा? whether the period of holding in the shares of the SPV whether it will be clubbed to determine, क्लबिंग की जाएगी या नहीं। डीएलएफ लिमिटेड ने जो यूनिट ऑफ आरईआईटी, जो यूनिट ऑफ आरईआईटी है जिसको वो बेचेगा, ठीक है, और उसकी कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए ये उससे पता लगाना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो वो जो यूनिट है उसका पीरियड जानने के लिए क्या वो देख सकता है पिछले का? कैन ही देन लुक इनटू इट अबाउट कि जो पिछले वाला जो एसपीवी है आपका डीएलएफ हाउसिंग लिमिटेड, वो डीएलएफ हाउसिंग लिमिटेड प्राइमरी उसको 12 महीने या उसके अबाव 12 मंथ्स या सॉरी वो डीएलएफ लिमिटेड में जो उसका शेयर्स की जो होल्डिंग है, क्या वो होल्डिंग पीरियड को भी कंसिडर किया जाएगा टू डिटरमाइन वेदर द यूनिट्स ऑफ द आरईआईटी इज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? एंड द आंसर इज यस। ये चीज आप लोग स्टूडेंट ध्यान में रख के चलना। क्लबिंग वाला गेम मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बस रिपीट कर रहा हूं। 47 में अगर तो पिछला ट्रांजैक्शन आपका कट गया है, उस पर कैपिटल गेन्स का टैक्स नहीं लगा है, ठीक है, और सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन में अगर सीजी बन रहा है तो कॉस्ट प्रीवियस ओनर या प्रीवियस एसेट का हो जाता है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग को भी फिर आपको क्या करना होगा ये पता लगाने के लिए लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए भी पीछे आना पड़ेगा। और इसी वजह से वो कंसिडर करके अगर ये बन गया है एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इफ इट इज एक्सीडिंग मोर देन 36 मंथ्स इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो ये एलटीसीए हो जाएगा और इसके वजह से आपकी कैलकुलेशन 112A में बन जाएगी। लेकिन एलटीसीए होने के बावजूद भी, क्योंकि अगर ये कंपटीशन 112A के अंदर करता है, क्योंकि वो कंपटीशन 112A के करता है, तो उस पर आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट तो मिलेगी नहीं, उस पर तो आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट तो मिलेगी नहीं। और फिर बाद में जो भी एलटीसीजी बनेगा और उस पर जो भी 1 लाख का थ्रेशोल्ड एग्जामिशन का उसको छोड़ के फिर नेट एलटीसीजी पे आपको इसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट हियर इन कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। तो यहाँ पर आ जाओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, full value of consideration, amount received,
ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द एसपीवी। लॉन्ग टर्म माना जाएगा इफ पीओएच, पीओएच क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इज ग्रेटर देन 36 मंथ्स, और शॉर्ट टर्म इफ पीओएच इज लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स। और अगर तो ये लॉन्ग टर्म है तो कंपटीशन अंडर 112A चला जाएगा। नो इंडेक्सेशन, दो फीचर है इसके अंदर। और दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, 1 लाख का बेसिक एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड, और उसके बियॉन्ड पे जो बनेगा आपका गेन, उस पे 1 लाख, उस पे 10% का टैक्स रेट है। Are you all through with the students? तो चलिए, ये पर्टिकुलर पूरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एंड आई हैव ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन टू यू अबाउट दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज वेल। कंप्लीट कर लिया आप लोग ने। तो ये तो नॉर्मल प्रोविजन आता है। तो ये नॉर्मल प्रोविजन में पूरा ये जो डीएलएफ लिमिटेड है ना, उसके लिए उसकी पूरी कहानी मैंने यहाँ पे बताई है। अब यही डीएलएफ लिमिटेड का सामना होगा कहाँ पे, आरईआईटी मैट में। मैट में स्टोरी क्या लिखी जाएगी वो हमें देखना है। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल हैपन टू हिम व्हेन द मैट विल कम इनटू प्ले। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी देखते हुए कि मुमकिन है कि ये डीएलएफ लिमिटेड जो है ये इंडियस वाली कंपनी हो सकती है, पॉसिबल है इसको इंडियस का केस लगता है। तो वो सिचुएशन में भी क्या होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ए हुआ। ये जो अभी हमने देखा है, दैट आई हैव टॉट यू एज व्हाट हैपेंस इन द नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन में इनके साथ क्या होता है, डीएलएफ लिमिटेड जो कि स्पॉन्सर है प्राइमरी, उसकी कहानी मैंने यहाँ पे बताई है। तो एक चीज समझ में आता है कि जब तक वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करेगा यूनिट ऑफ आरईआईटी की, उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीच वाले केस में जब एक्सचेंज हुआ था of the shares of the SPV with the unit of the REIT, तो उसमें 47 में क्या बन गया, it is a not a taxable transfer. So now we shall look into the next particular aspect. तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे let's look into this aspect. ये देख लिया आप लोगों ने। अब देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है। ऐड बोला गया नोशनल लॉस, नोशनल लॉस ऑन व्हाट, पॉइंट नंबर ए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट being shares of a SPV to a business trust in exchange of units allotted by the trust referred to in section 47. तो नोशनल लॉस है किसकी वजह से, ऑन ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट बीइंग द शेयर्स ऑफ द एसपीवी टू अ बिजनेस ट्रस्ट, जिसके लिए ये। तो अगर तो नोशनल लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, क्या आप उसको बुक प्रॉफिट का हिस्सा बना के रखेंगे? एंड आंसर इज नो। तो क्या बोल रहे हैं वो, ऐड बैक करने के लिए। तो अगर तो ऐसा कोई लॉस डेबिट हुई है आपके नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट में, तो वो लॉस को आप ऐड करेंगे। क्यों ऐड किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें 47 में नॉर्मल प्रोविजन में जैसे एग्जेम्पशन वो लेके बैठा है, मतलब इस समय पे हमें उससे टैक्स नहीं करना है,
तो मैट में भी हम ब्रेक लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू टैक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हमें इस समय पे इसको टैक्स करना नहीं है, इसके लिए वी आर लेटिंग गो दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. तो यहां पर इसी वजह से अगर तो डेबिट हुआ है ये नोशनल लॉस ऑन द एक्सचेंज ऑफ दिस शेयर्स अगेंस्ट द यूनिट ऑफ द REIT, देन दैट नोशनल लॉस वुड बी एडेड बैक. ठीक है. अब उसी तरीके से नोटिस करो स्टूडेंट, ये पॉइंट नंबर ए यहां पर भी देख लो. दोनों का पॉइंट नंबर ए जरा देखना. यहां पर ए आपने नोशनल लॉस देखा है और यहां पे आप लोग देखिएगा नोशनल गेन. तो अगर नोशनल गेन हुआ है सेम उसी पर्टिकुलर ट्रांसफर की वजह से, अगर आपको क्या हो रहा है वो नोशनल गेन मिल रहा है प्राइमरी, तो वो नोशनल गेन को बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स, क्या वो नोशनल गेन अगर क्रेडिट की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको भी क्या बुक प्रॉफिट से बाहर रखोगे? इन कॉम्प्यूटिंग द बुक प्रॉफिट विल इट बी आउट फ्रॉम द गेम? एंड आंसर इज यस. तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर पॉइंट रखी गई है. ठीक है. अच्छा, अब पॉइंट नंबर बी पे नजर घुमाना शुरू. पॉइंट नंबर बी, व्हाट इज दिस पॉइंट नंबर बी? Resulting from any change in the carrying amount from such unit of the trust. Please note करना, unit resulting from any change in the carrying amount. किसका? यूनिट का. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता ही होगा इस पूरे केस में कि जो यूनिट है REIT की, द यूनिट ऑफ द REIT, तो उस यूनिट है जो REIT की है. मैंने कहा ना कि हो सकता है DLF लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है कि उसको इंडिया एप्लीकेबल होगा. अब एवरी ईयर बाय ईयर प्रॉब्लम देखो इसके साथ क्या होगा. ईयर बाय ईयर बिकॉज इट इज अ यूनिट ऑफ REIT, तो इसकी वजह से कैरिंग अमाउंट इस पर भी लगने वाला, फेयर वैल्यू इस पर भी लगेगा, isn't it? अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फेयर वैल्यू किस कॉन्टेक्स्ट में आप नोशनल गेन को या नोशनल इनकम को बाहर रखोगे फ्रॉम द बुक प्रॉफिट. तो वो अभी भी हमने एक एडजस्टमेंट पूरा देखा था उसका टेबल, और वहां पे ये देखा था कि इतने तक के जो फेयर वैल्यूज हैं वो आपके बुक प्रॉफिट से बाहर रहेंगे. वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर पार्ट, जिसके अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे जो कि इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको भी आप क्या है, आप उसे आपके बुक प्रॉफिट से बाहर रख रहे हैं. इक्विटी का नाम लिया गया था, यहां पर क्या, यूनिट ऑफ REIT. और इसी वजह से स्टूडेंट्स, इसी वजह से बताइए, इसी वजह से इनको ये लिखना जरूरी पड़ा गया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता तब तो समझ में आ जाता कि हमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी. वो तो वैसे ही वहां पे हमने आगे लिख दिया है, जहां पे 115 JB सबसेक्शन 2A में बोला गया है कि जो OCI में ऐड और लेस होगा उसमें फेयर वैल्यू की वजह से जो नोशनल गेन या लॉस बना है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, उसके नोशनल वैल्यू को आप बुक प्रॉफिट से बाहर रखोगे. तो प्राइमरी इस वहां पर इक्विटी लिखा है, इस वजह से उनको यहां पे यूनिट के लिए अगर तो वो कैरिंग अमाउंट अगर वो उसकी बनती होगी प्राइमरी, तो वो नेट प्रॉफिट का शायद केस हो, लेकिन वो बुक प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा. सो बुक प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा. अच्छा, एक बात आपको बात बताऊं बिफोर आई टेक यू टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग. DLF लिमिटेड ने, बी केयरफुल स्टूडेंट्स, DLF लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स पे होल्डिंग करी हुई है. इक्विटी शेयर्स पे पहले तो SPV पे था ना, DLF लिमिटेड हाउसिंग लिमिटेड, DLF HL हाउसिंग लिमिटेड पे था उसका होल्डिंग. तो उसके लिए इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है कि जैसे यहाँ पे यूनिट के लिए बोल रहे हैं ना कि कैरिंग अमाउंट बाहर रहेगा, उसको हम वो नहीं करेंगे. अगर लॉस होगा तो आप उसको ऐड बैक कर देना, अगर ये प्रॉफिट होगा तो आप उसको लेस कर देना. दे आर क्लियरली मेंशनिंग द सेम. यही चीज दे आर नॉट स्पेसिफाइंग फॉर द सेम थिंग स्टूडेंट्स. दे आर नॉट स्पेसिफाइंग फॉर व्हाट? द सेम थिंग स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग फॉर दी, बिल्कुल सही, फॉर द SPV के शेयर्स के लिए. क्यों नहीं बोला जा रहा है? बोलने की आवश्यकता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही वहां से बाहर हो गया है. अभी अभी जो एडजस्टमेंट हमने इंडेक्स का किया था जहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिखा ही हुआ है, तो ऐसे हालात में जो भी कैरिंग वैल्यू अगर उसकी बनती रहेगी और उससे जो नोशनल गेन या लॉस बनता रहेगा, वो तो बुक प्रॉफिट का कभी हिस्सा हुआ ही नहीं था. एंड दैट एग्जैक्टली यहाँ पे उसको लिखा नहीं गया है. उस यहाँ पे लिखने की जो जरूरत पड़ी थी वो कैरिंग वैल्यू जो आप लोगे किसका, यूनिट ऑफ REIT का, जिसके वजह से आपको नोशनल गेन और लॉस बनेगा, उसको क्या करना है, हमें बाहर रखना है. एंड दैट इज व्हाट दे आर मेंशनिंग इट ओवर हियर.
उसको हमें बाहर रखना है, उसको बाहर रखना है, यही चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। डिड यू ऑल गॉट दिस स्टूडेंट्स? ठीक है ना? अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स ये ऐड वाला पॉइंट है। इसके बाद लेस में देखिएगा आप लोग, नोशनल गेन्स क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन, क्या है यहाँ पे, वही पॉइंट नंबर है, जैसे लॉस है वैसे नोशनल गेन है। पॉइंट नंबर बी देखो, अगर वही मेरे बात है, रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच यूनिट ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो चलो हमने पढ़ लिया, ये क्या है और में ये क्या है, रुक जाइए अभी मत पढ़िएगा। अब जरा पॉइंट नंबर 5 में देखना, पॉइंट नंबर 5, ये क्या होगा, ऐड या फिर लेस। ऐड गेन के लिए करेंगे और लेस लॉस के लिए करेंगे। ये ऐड, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? तो गेन आप जो करोगे स्टूडेंट, ध्यान से सुना इसको, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू अंडर सेक्शन 17 विच वॉज कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट। तो ये क्या होगा कि जब फाइनली यूनिट को मैं ट्रांसफर करूंगा, तो जैसे अब आप टोटल इनकम नॉर्मल प्रोविजन में क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कैपिटल गेन्स, तो उसी समय पे यहां पर भी कैलकुलेशन होगी, मतलब यहां पर भी बुक प्रॉफिट का वो हिस्सा बनेगा। कॉन्ग्रुएंस दोनों को क्या है, दोनों की कॉन्ग्रुएंस ये ले रहे हैं कि अगर वहां पे ये कर रहे हैं तो यहां पर भी उस समय पे किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके लिए क्वेश्चन आएगा कि भाई फिर सर कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो गेन कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखिए जनाब, इन्होंने भी तपस्या की है, मानोगे ना कि इन्होंने भी क्या करते गए, दे वेर इग्नोरिंग ऑल द नोशनल गेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके सामने ये चीजें हुई है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो कॉस्ट आप लोगे वो कॉस्ट ऑफ द शेयर्स लेंगे। जैसे कि आपको ये टोटल इनकम वाले कैलकुलेशन में भी मैंने बताया था, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, जब सब्सिक्वेंटली REIT के यूनिट्स को आप बेचोगे तो कैसे कंपटीशन करोगे, तो उसकी पूरी फॉर्मेट मैंने आपको बताई। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, द अमाउंट रिसीव लेस कॉस्ट, क्या है, द कॉस्ट वुड बी द शेयर्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द SPV। यहां पर भी यही लिया जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द SPV, क्योंकि अब तक के जो नोशनल जितने भी बने हैं गेन्स या फिर लॉस, हमने उसको इग्नोर करते गए जानबूझ के, क्योंकि हमें पता है कि जब फाइनली वो बेचेगा यूनिट ऑफ इट, तब रियल गेन को क्या है, मैट पर्पस के लिए भी कैप्चर उसे कर लिया जाएगा इन द बुक प्रॉफिट। मैट पर्पस के लिए भी उसको कैप्चर कर लिया जाएगा इन कॉम्प्यूटिंग द बुक प्रॉफिट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज बीन कैप्चर्ड ओवर हियर। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपको मैंने अब पूरी तरह से करवा दिया। अब आएंगे स्टूडेंट्स इसके टिपिकल चीज को समझने के लिए। देखो इसमें से अब आप इसको पढ़ना, क्या पढ़ोगे स्टूडेंट्स, ये दो चीज को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना इसको, ये दो चीज को। अब एक एक करके कुछ चीजों को ये करनी है। पढ़ लिया आपने? क्या है था ये एक्चुअल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट, ये क्या है, और या फिर एक्चुअल लॉस, इसको बाहर रखने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये लिख लीजिएगा, ये जो दो चीजें जो आपको बताई जा रही है, दे आर एज पर दी बुक्स, दे आर एज पर दी बुक्स है। ये प्राइमरी बुक्स के हिसाब से जो भी आपका एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस जो होगा, ये आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा। मैं आपको अभी केस स्टडी दूंगा इसका। तो ये बुक्स के जो एक्चुअल गेन है या बुक्स के जो एक्चुअल लॉस होंगे, ये आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा। तो अगर गेन है तो उसको आप बाहर निकाल लें, अगर लॉस है तो फिर आप उसको भी बाहर निकालेंगे बाय एडिंग इट बैक, बाय एडिंग इट बैक। स्टूडेंट्स, डिड यू ऑल गॉट दिस वन? कंप्लीट कर लिया आप लोग ने?
चलिए, अगर तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका स्टूडेंट्स, तो लेट्स नाउ टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। केस स्टडी में आपको देना स्टूडेंट, एक लास्ट और एक पॉइंट है इसका रह बचा हुआ है, वो भी डिस्कस भी हो जाएगा। पहले आप लोग एक केस स्टडी लेंगे। इसमें मान के चलो स्टूडेंट्स, मैंने तो ये शेयर्स ऑफ द एसपीवी, इक्विटी शेयर्स ऑफ द एसपीवी ये एक्वायर की थी। किसने? डीएलएफ लिमिटेड ने। ₹100 पर शेयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नोटिस करना स्टूडेंट, फिर बीच में एक 31 मार्च आया और इसकी जो फेयर वैल्यू बनी है, कितने की फेयर वैल्यू बनी है? से ₹110 पर शेयर। तो बताइए ये जो नोशनल गेन है, क्या कहोगे इसके बारे में? ठीक है, ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा, ये पिछले वाले जो हमारे डिस्कशन थे उसके हिसाब से बाहर निकल जाएगा ये। चलिए, अब ये क्या होगा? यहां पर एक्सचेंज हुआ ऑफ द शेयर्स ऑफ द एसपीवी अगेंस्ट द units of the REIT. Exchange of the shares of the SPV students against the unit of the REIT. Against the unit of the REIT. तो बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में स्टूडेंट्स नोशनल लॉस बनेंगे, या गेन और लॉस? shall not form part of the book profit। यही वाले एडजस्टमेंट में पॉइंट लिखा हुआ था, यही वाले एडजस्टमेंट में ये पॉइंट लिखा हुआ था। और ये वाला जो देखा था मैंने, ये मैं बताया था पिछले जो अभी डिस्कशन हमारी इंडेक्स की हुई थी उसमें, ये वहां से निकल गए। तो ये हुआ। अच्छा, अब बताओ क्या हो रहा है? अब यहाँ पर भी बीच में 31 मार्च आया, इसकी फेयर वैल्यू बनी है, क्या बनी है? ₹125 पर शेयर, पर यूनिट। अब पर यूनिट लिखोगे, ₹125 पर यूनिट ऑफ द REIT स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? So what is that you are going to say of this?
बिल्कुल सही कह रहे हो श्रुत। इसके लिए आपको बोलना होगा, वही चीज़ बोलेंगे आप कि यहाँ पे नोशनल जो गेन हुआ है ये भी बोलेंगे आप लोग, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। और उसकी वजह क्या है, ये वजह यहां पर है, जो अभी एडजस्टमेंट हमारा चल रहा है उसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट लिखा हुआ है, isn't it? So what we are discussing presently, उसमें ये चीज क्या है, आप कहोगे कि इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। और अब फाइनली स्टूडेंट्स इसको बेचा गया है, द यूनिट ऑफ द REIT, यूनिट ऑफ द REIT सोल्ड फॉर ₹170। अब नोटिस करना स्टूडेंट्स होगा क्या, एक्चुअल गेन्स एज पर बुक्स। जानते हो एक्चुअल गेन्स बुक्स के मुताबिक कितना होगा, 170 माइनस 25, जो भी होगा 170 माइनस 25 125, मतलब 45 पर यूनिट will not form part of the book profit। और जो सेकंड में है स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पे प्रॉफिट टू बी इंक्लूडेड इन द बुक प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो 170 को माइनस करेंगे, माइनस विथ वॉट 100, मिल गया आपका 70%, ₹70 पर शेयर। ₹70 पर शेयर, ठीक है। तो बस ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस में, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी लुक्ड अपॉन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट होल्ड विद दिस पॉइंट, और क्लैरिटी आपको मिल चुकी है ये चीज की है। अब और एक चीज रह गया है, मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, कोई टच नहीं करता ये वाला पॉइंट, और अगर कर भी लिया है तो अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो चीज ध्यान रखना, ये भाई पूरे स्टडी के स्कोप के बाहर ही है। जिस लेवल पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से कहाँ बाहर जाएगा ये कोई रखता नहीं। और मेरा हमेशा आशंका बना रहता ना कि पूरे मैट में आईसीआई ने सब चप्पा चप्पा छान मारा है, 3 चीज ही बची हुई है आईसीआई को इस पे पूछने के लिए अब, और वो 3 में से ये एक ये है, इस पे उन्होंने अभी तक कोई क्वेश्चन डाला नहीं है। दूसरा एक पेनाल्टी का होगा, और एक मैट एंड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। पेनाल्टी और फॉरेन टैक्स क्रेडिट को मैं प्रैक्टिकल के टाइम पे ही मैं आपको वो चीज़ कंसिडर कर लूंगा, अभी अगले सेगमेंट पे जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, तो वहां पर ही मैं आपको उसका प्रैक्टिकल के छोटे कंसेप्ट है उसके साथ लगा हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो वो मैं वहीं पर आपको क्या है उसको कवर करके कंप्लीट कर दूंगा। सो बट पॉइंट इज दिस दैट स्टूडेंट्स एट द आईसीआई हैव बीन वेरी मच, बोलते हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ चुकी है मैट पे, लेकिन इन 3 पे क्वेश्चन आना बाकी है। एंड देयरफॉर जस्ट बी वेरी केयरफुल कि अगर होगा ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या इसका किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वी डोंट नो, लेट्स सी। अब अगर आप स्टूडेंट्स अपना ध्यान देंगे, वापस से अगर आ जाओ, एक पॉइंट रह गया है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में जब आपको बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि आपको एक्चुअल गेन को, अब आपके क्या जब यूनिट ऑफ REIT को बेचोगे, यूनिट ऑफ REIT को बेचोगे तो उस समय पे क्या होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने तभी क्या करना है, जैसे टोटल इनकम में कैपिटल गेन्स इंक्लूड होगा फॉर टैक्स पर्पस, उसी तरीके से बुक प्रॉफिट में भी, उसी तरीके से बुक प्रॉफिट पे भी आपको क्या है ये कंसिडर करना होगा
इन दिस रिगार्ड। सो जैसे टोटल इनकम के कंपटीशन में कैपिटल गेन्स इंक्लूड आप करते हो, इन द सिमिलर मैनर प्राइमरी, अब कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आप आगे जाके यूनिट ऑफ रिट को बेचोगे तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। तो वही तरीके से आप लोगों को यहां पर टोटल इनकम कंपटीशन, ये बुक प्रॉफिट कंपटीशन में भी क्या है, अब वो गेन को प्रॉफिट को रखना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन मैंने आपको अभी बता दिया, लेकिन उसमें एक और पॉइंट आता है, वो ये क्या रखोगे। आपने कंपेयर कॉस्ट के साथ किया पहले वाले केस में, कॉस्ट ऑफ शेयर्स के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या वर्ड लिख दिया उन्होंने, और पॉइंट नंबर 2 में द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज where such shares are carried at value other than the cost, where such shares were carried at the value other than the cost। मतलब पहले केस में तो आप बोल रहे हो, जैसे कि मेरे एग्जांपल में 170 would be compared with 100 the cost of the shares। सेकेंड एग्जांपल में आप बोल रहे हो कि 170 को कंपेयर करोगे किसके साथ, with the carrying amount of the shares। अब ये कैरिंग अमाउंट क्या है शेयर्स का स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है। वी आर नाउ सपोज टू सी व्हाट इज दिस कैरिंग अमाउंट ऑफ द शेयर्स, और ये किस हालात में ये कैरिंग अमाउंट आ गया। अब तक तो सब चीज ठीक चल रहा था, काफी चीजें लॉजिकली चल रही थी, ये आया कहां से। लेट्स हैव अ लुक स्टूडेंट्स, आइए इस प्रोसेस में यहां पे मैं केस स्टडी को यही केस स्टडी रहने देता हूं, ठीक है, और इसको मैं चेंज करूंगा। आप बस इसको, आप उसको चेंज मत करना, आपके लिए केस स्टडी 2 हो जाएगा। बस मुझे करना जानते हो क्या है, एक मैंने क्या गेम घुमा दी, पूरा गेम चेंज रहेगा यहाँ पे। बोले सर क्या गेम खेल रहे हो, बता रहा हूं। यहाँ पे मैं इक्विटी को हटा दूं और इसके बजाय डाल दूं प्रेफरेंस शेयर्स। So instead of equity, if I put this to be a case of a preference shares of the SPV, preference shares of the SPV students, primary, तो उस सिचुएशन में अब आप नोटिस करना होगा क्या, ध्यान से देखना यहाँ पे स्टूडेंट्स। पहली बात, अब ये चीज बहुत गहराई वाली डिस्कशन में आपको बता रहा हूं। ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पे जो आपने अभी भी लिखा है, स्पॉन्सर, ये डीएलएफ हाउसिंग लिमिटेड था। ये क्या करता है, स्पॉन्सर डीएलएफ लिमिटेड, उसने डीएलएफ हाउसिंग लिमिटेड के शेयर्स को ट्रांसफर किए किसे, डीएलएफ आरईआईटी को, इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, इन एक्सचेंज ऑफ द यूनिट्स ऑफ द आरईआईटी। ठीक है, अब ये जो शेयर्स है ना, ये वाला शेयर्स वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये शेयर्स ध्यान रखना, इसके लिए मैंने जानबूझ के इसको ना ये रखा था ऊपर, आपको तो अभी समझ में आया नहीं, मैंने इसको जानबूझ के गेम खेली थी। ये शेयर्स दोनों ही हो सकते हैं, प्राइमरी इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है, फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी शेयर्स हो, उसके एक्सचेंज पे विद व्हाट, विद द यूनिट ऑफ द आरईआईटी 47 में it will not be considered as a taxable transfer। 47 में स्टूडेंट्स it will not be considered as a taxable transfer, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। अंडर सेक्शन 47 it shall not be considered as what, as a taxable transfer। तो 47 में ये केस बना रहेगा। तो चलिए, ये टैक्सेबल ट्रांसफर का हिस्सा नहीं है फिर, बिल्कुल। सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द टैक्सेबल ट्रांसफर। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन अप नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे चलो ये टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं है, तो ये तो चलो हो गया, बाकी सब चीज सेम है, यहाँ पे कुछ चेंज होगा नहीं। यहाँ तो वही गेम होगा कि जब बाद में बेचोगे यूनिट्स को तो फिर कैसे होगा कैलकुलेशन आपको पता है। लेकिन कहने का मतलब है ना, 47 के अंदर शेयर्स वर्ड यूज किया गया ऑफ द एसपीवी, वहां पे ऐसा लिखा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स होगा या प्रेफरेंस होगा, नहीं, शेयर्स लिखा हुआ है, इसलिए दोनों ही कवर्ड है। चलिए अब नोटिस कर, लेकिन चेंजेस तो यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर कैसे चेंजेस आएगा देखिएगा जनाब। अगर तो अब मुझे बताओ, जब ये डीएलएफ लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एसपीवी में 100 में एक्वायर किया था,
अब इसकी 31 मार्च को फेयर वैल्यू 110 होती है, 110 होती है। तो अब बताओ क्या नोशनल गेन विल दिस बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ, विल दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट? एंड द आंसर इज यस। लिखिए, आप लोग लिखते रहिए, मैं आपको टाइम देता रहूंगा। सो विल इट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट? बिल्कुल ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा होगा। अब क्यों? अब बोले सर ऐसा क्यों? अरे भाई, इंडेस में जाके देखो किसको बाहर किया गया था, किसको आपने बाहर किया था? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उससे जो बना है, मैंने तभी बताया था कि सब बाकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, जैसे प्रेफरेंस हुआ या डेट इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो वहां पर अगर ऐसा कुछ फेयर वैल्यू की वजह से क्या होगा, अगर उसमें नोशनल गेन या नोशनल लॉस आ रही है तो देन इन दैट केस इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो ये बुक प्रॉफिट का तो हिस्सा बनेगा बनेगा, आप इसको बचा नहीं पाओगे। अच्छा, अब ये मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एक्सचेंज जब होगा ऑफ द शेयर्स ऑफ द एसपीवी अगेंस्ट द यूनिट ऑफ आदि आरईआईटी, तो उस समय पे क्या, अब जो एक्सचेंज के समय पे जो भी बनेगा प्रॉफिट, क्या उसे आप कंसिडर करोगे? एक्सचेंज के समय कुछ वैल्यू रहेगा तो क्या उस वैल्यू को भी कंसिडर करोगे? नहीं, वो नहीं कंसिडर करेंगे आप लोग क्यों नहीं सर कंसिडर करेंगे? क्योंकि यहां पर अभी देखा ना, यहां पर वो कंसिडर नहीं करेंगे। प्रेफरेंस शेयर के समय पे जो फेयर वैल्यू का जो इजाफा हुआ है वो बुक प्रॉफिट का हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा? क्यों? क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ एसपीवी, ये दोनों ही हो सकता है ना, इक्विटी भी हो सकता है या प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो उसमें जो नोशनल गेन या लॉस का इजाफा हुआ है तो वो चीज आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगी, वो चीज आपके स्टूडेंट्स बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगी। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो यहां पर अगर आप देखोगे इस केस में एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स ऑफ द एसपीवी अगेंस्ट द यूनिट ऑफ द रेट, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। देख लो आप लोग, ठीक है ना? सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन माइंड। और फाइनली अगर आप देखोगे आखिरी में 31 मार्च को ये वाले पॉइंट पे, तो अब तो यूनिट हो गया ना आरईआईटी, तो ये वाला सही है, प्रेफरेंस शेयर भी होगा ना तो भी ये बुक प्रॉफिट का हिस्सा होगा नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स ये कोई भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है या प्रेफरेंस भी हो सकता है, दोनों ही केस में आपका नोशनल गेन और लॉस शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट। अब क्योंकि उसने होल्ड यूनिट कर रखा है, अब अगला जो डेट होगा 31 मार्च को, उस डेट पे वो यूनिट का इजाफा हुआ 125 का, तो क्या वो नोशनल गेन विल इट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि यूनिट ऑफ आरईआईटी है तो उसको तो स्पेसिफिकली इस एडजस्टमेंट में ही प्रोटेक्शन दिया गया कि उसको हम नहीं मानेंगे। और अब फाइनली देखोगे जब यूनिट ऑफ आरईआईटी को बेचा गया 170 पे, तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन यहां पे मुझे बताओ कि कितना तक वो एक्चुअल गेन और लॉस, तो 170 माइनस 175 जो उसने नेट बुक्स में उसने लिया है उसको बाहर निकालना है, लेकिन जब बुक प्रॉफिट में जो इंक्लूड करना है वो क्या 170 माइनस 100 होगा या 170 माइनस 110 होगा? बताओ क्या होगा? एंड दैट वुड बी 110, ये होगा आपका 110 एंड दिस वुड बी 60%। आई बात समझ में? ये अपने सारे दोस्तों को बता देना, किसको भी पता नहीं इसके बारे में। अलग बात है कि तभी शायद चक्कर आके गिर जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें संभालना ही आपका दायित्व है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ये चीज ध्यान रखें आप लोग, 170 माइनस 110 इज इक्वल टू ₹60 पर शेयर, ये चीज लोग ध्यान रखेंगे और यही अल्टीमेटली आपको इंक्रीमेंटल चीज को पकड़ना है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट होल्ड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट नाउ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये आपने कंप्लीट कर दिया और देखिए हमने पूरा एडजस्टमेंट यही किया है। इसका सीक्वेंस को पकड़ना स्टूडेंट्स, फाइनली मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को लेके, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट बस अब रह ही गया है, प्रैक्टिकल्स करके क्लोज करना है। अगले सेगमेंट में प्रैक्टिकल्स कर लेंगे, द टॉपिक इज थ्रू। अभी भी रिपीट कर रहा हूँ एक चीज को, ध्यान से सुनना यहाँ पे। इफ यू कैन जस्ट कम बैक। आप पूरा का पूरा ये प्रोसेस है ना बुक प्रॉफिट की कंपटीशन को, आपने क्या करना है, 3 हिस्सों में बांटना है। मैंने बताया था पहले तो इंटरलिंक्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से स्टूडेंट्स, ये मैथ में इन दिस सिचुएशन
पहले तो बुक प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, तो पार्ट 1 बुक प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंड पार्ट 2 प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स होंगे पेनाल्टी अंडर 270A और मैट का इंटरप्ले क्या है एंड फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, ये पार्ट 2 हमारा होगा। और पार्ट 1 का जो आपका जो डिस्कशन जो रहेगा ना, ये ध्यान रखना आप लोगों को ऐसे ही तोड़ना है। कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे पहले तो आप लोग वो इंटरलिंक व्हाट, इंटरलिंक ऐड एंड लेस, सेकेंड इंडिपेंडेंट ऐड या फिर लेस, वो वाले सारे बनाएंगे। तीसरे में आप लोग करेंगे स्टूडेंट्स आपका इंडेस वाला एडजस्टमेंट, और फाइनली ये आपका जो होगा REIT। ये स्पॉन्सर वाले का गेम है। ये फ्लो मेंटेन करना स्टूडेंट्स आप लोग, यही फ्लो आप मेंटेन करेंगे आपके मैट के एडजस्टमेंट को लेके, प्रैक्टिकल्स, पेनाल्टी, FTC क्लोज। ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में प्रैक्टिकल्स के साथ विद पेनाल्टी एंड FTC एंड विल क्लोज दिस डिस्कशन वंस एंड फॉर ऑल। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले पार्ट में।